नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल जो कि नैन्सी पेलोसी एक बड़ी नेता हैं और वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में अध्यक्ष हैं, वही उनकी स्थिति है जो हमारे यहाँ लोकसभा अध्यक्ष की होती है। उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आया और भारत पहुंचने के बाद वो हिमाचल, और हिमाचल पहुंचने के बाद वो धर्मशाला पहुंचे और बाकायदा तिब्बत के निर्वाचित सरकार के मुखिया, वहाँ के राष्ट्रपति और उनके सर्वे सर्वा दलाई लामा से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद चीन की नाराज़गी स्वाभाविक थी। दो तरह की नाराज़गी थी। अमेरिका चीन के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और भारत ने चीन के मामले में अमेरिका जो हस्तक्षेप कर रहा है उसको पूरी तरह से बढ़ावा दे रहा है। ये ऐसा क्यों किया भारत ने और अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? ये कोई एक दिन की बात तो थी नहीं, क्योंकि चुनाव के बाद ये पहली वैदेशिक नीति के संदर्भ में एक बड़ी गतिविधि है जिसको लेकर के पिछले 3 दिनों से तमाम मीडिया पे चर्चा हो रही है। वास्तव में नैन्सी पेलोसी का यहाँ पर आना और तिब्बत के धर्मगुरु, या आप यूँ कह सकते हैं कि भारत के बाहर या पूरी दुनिया में बौद्धों में सर्वमान्य धर्मगुरु के रूप में दलाई लामा ने जिस तरीके से प्रतिष्ठा स्थापित की है अपनी, जिसे चीन नहीं मानता, और तिब्बत की जनता उन पर अपने को न्यौछावर करती है, उस तिब्बत को एक बार फिर ऑटोनमस स्टेटस चाहिए, चीन से आज़ादी चाहिए। इसका ऐलान दलाई लामा कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये बात अलग है, लेकिन अमेरिका और भारत ने कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत ने बिना मतलब का पंगा क्यों लिया? क्योंकि चीन भारत के मामलों में पाकिस्तान के जरिए पंगा ले रहा है, इसलिए भारत ने अब जवाब दिया और जवाब देने का तरीका बहुत बढ़िया रहा। होता ये रहा कि अभी तक एलएसी पर, क्योंकि सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, जिसकी सेना जहां पहुंची उसने अधिकार कर जता दिया और उसके बाद सैन्य स्तर की वार्ता शुरू हो गई। वार्ता शुरू होने तक जो जहां काबिज रहा। यही गतिविधि 1962 जब चीन ने हमको हराया उसके बाद से आज तक जारी है। ये विस्तारवाद की नीति, जिसे चाइना वन पॉलिसी कहता है, वो भारत के साथ लगातार जारी रहा। और अब तो जिस 2 फ्रंट वॉर की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली 1 फ्रंट वॉर है जो 2 वे की तरह खुलेगा। पाकिस्तान को भी अपने कब्जे में लेने के बाद, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी तरीके से खरीद लिया है चीन, तो इसलिए पाकिस्तान को लेकर के जो हम हाय तौबा मचाते हैं, चीन यही तो चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कोई औकात रह नहीं गई। तो पाकिस्तान के जरिए जब मोदी शपथ ले रहे थे, तब शपथ लेने के दिन से 3 दिन तक जो जम्मू इलाके में हमला करवाया आतंकियों से, ये सब चीन के इशारे पर हो रहा था। तो भारत ने कहा कि हम जवाब देंगे और ये जवाब देने की तैयारी हम बहुत पहले से, चुनाव के पहले से कर चुके हैं। और चुनाव के पहले जो डिप्लोमेटिक तौर तरीका था उसी के तहत नैन्सी पेलोसी का यहाँ पर आना तय हुआ था, जिसमें इस बात की पुष्टि तब हो जाती है जब प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करता है वो प्रतिनिधिमंडल जो नैन्सी पेलोसी के नेतृत्व में भारत आया। और भारत ने जानबूझकर ऐसा किया क्योंकि चीन को मिर्ची लगे और चीन समझे कि अरुणाचल से लेकर के और पैगोंग और क्या कह सकते हैं आप, तिब्बत के मामले पर कुछ कोई न बोले, और भारत के मामलों में, लेह लद्दाख के मामलों में बोलता रहे, अरुणाचल के मामलों में बोलता रहे, सिक्किम के मामले में बोलता रहे, उसकी अपनी मनमानी चलती रहेगी। हम क्या करते रहे अभी तक की विदेश नीति में कि जब चीन ने किया उसका हमने जवाब दिया। हमने इस बार क्या किया कि अब हम जो कर रहे हैं उसका तुम जवाब दो, उसको भुगतो। और अब अरुणाचल पर तुम अधिकार जमाते रहे हो, लेह लद्दाख पर अधिकार जमाते रहे हो, लो तिब्बत हम आज़ाद करवाएंगे। और बात तिब्बत की ही नहीं है, ताइवान, उससे हम सेमीकंडक्टर को लेकर के एक डील कर रहे हैं, हम उससे बिजनेस डील करेंगे और ताइवान की भी स्वतंत्र स्थिति पर हम पूरी तरह मुहर लगाते हैं। इसलिए 1 चाइना पॉलिसी की जो बात की जाती है हम उसको डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो भी विवादित क्षेत्र है उसका भी हम नाम बदलेंगे और जहां जहां आपके शासन को लेकर के विवाद है, विद्रोह है, उसको हम समर्थन देते हैं। मतलब भारत ने सीधा हमला किया है
इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा कुछ करने के बाद प्रधानमंत्री 21 जून आपने देखा होगा, बीता हुआ कल पूरे समय उनके योग की चर्चा होती रही। योग कहाँ किया? कश्मीर में। वो कश्मीर जहां कभी भारत का झंडा फहराना, सनातन की बात करना मतलब गोली खाना था, उस कश्मीर में डल झील, क्योंकि बारिश हो गई थी वहां पर, ठंड भी थी, इसलिए डल झील के किनारे से हटा करके स्थान को विस्थापित किया गया, स्थानांतरित किया गया, और वहां पर बाकायदा लोगों ने योग किया। और तब मोदी ने कहा कश्मीर योग से जुड़ा है, योग टूरिज्म भी कश्मीर, योग टूरिज्म के नाम से कश्मीर अब जाना जाएगा, अपने आधुनिकता के साथ योग टूरिज्म के नाम से भी जाना जाएगा। मतलब पाकिस्तान को मिर्ची लगी, चीन को मिर्ची लगी, और संदेश कहां तक पहुंचा? पीओके तक। और हमने कहा था ना, मोदी अब नहीं रुकने वाले, लेकिन अभी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि देश के अंदर बैठे चीन और पाकिस्तान के इशारे पर यहाँ जो नाग है ना, वो ऐसे ऐसे मुद्दों को अभी उठाएंगे कि आंतरिक तौर पर भारत गिरा रहे, क्योंकि ये खेल तो चुनाव के पहले शुरू हो गया था। मोदी को हटा देना ही उद्देश्य था। देखिए, मोदी से कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मोदी सनातन और हिंदुत्व को स्थापित कर दिए हैं पूरी दुनिया में, और यही कट्टरपंथियों की चिढ़ का कारण है। और थोड़ी सी सफलता इस बार मिल गई, क्योंकि 99 सीट मिल गई एक पार्टी को, तो कट्टरपंथी उसकी आड़ में अपना खेल कर सकते हैं। उनको तो ये लग रहा था कि सरकार भी बना लेंगे। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका टाइटल, उसका थंबनेल यही था कि राहुल संसद में भी मजबूर दिखेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और क्वेश्चन मार्क भी था। बड़ी प्रतिक्रिया कट्टरपंथियों की आती रही उस वीडियो को लेकर के। तो वो खुश हैं कि देश में इतना उलझा दो कि चीन और पाकिस्तान, और यही रणनीति है, यही वो डीप स्टेट का वर्क है, जो कहते हैं ना कि बाहरी देश किस तरीके से हमारे देश पर क्या कहते हैं, हस्तक्षेप कर रहे थे, और चुनाव प्रक्रिया में भी वो दिखी है। और अभी तो बहुत लंबा खेल है, जो धीरे धीरे खोलना चाहिए, एक बार में ही नहीं बताने देना चाहिए। लेकिन चुनाव में एक लोकप्रिय नेता को हराने के लिए आप चाहे जो मानते रहें, इससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जिसके बारे में मैं कह रहा हूं वो मुझे रोटी नहीं दे देता। हाँ, हमारे देश को बहुत मजबूत बना रहा है, जिसकी तस्दीक पूरी दुनिया करता है, इसलिए मुझे प्यारा है वो। देश प्रेम का ये कारण है। और एक ऐसे व्यक्ति को तो मैं कतई सपोर्ट कर ही नहीं सकता जो लिखे और बताई बातों को पूरी दुनिया से, जहां जहां से भारत विरोधी और भारत को दबाने, डिप्रेस करने वाले, सप्रेस करने वाले जो तत्व हैं, उनके विचारधारा को फैला करके झूठे नैरेटिव्स में इस आगे ला करके इस देश के लोगों को गुमराह किया, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। हाँ, कांग्रेस में भी कई ऐसे नेता रहे, और मैं तो इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा, मतलब उनके प्रशंसकों में से एक हूँ, क्योंकि देश को उन्होंने पूरे दुनिया में स्थापित किया था। बट अब उनके नाम पर, उनके लेगेसी में कोई भी आ जाए और उसकी तारीफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मोदी एक व्यक्ति के रूप में नहीं, राष्ट्र को हमारे हिसाब से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मोदी हमारे हीरो रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी रुकने वाले नहीं हैं। और कश्मीर में योग करके चीन को भी बता दिया है, पाकिस्तान को भी बता दिया है कि अब भी समय है, मान जाइए, बातचीत के जरिए इस खित्ते को मजबूत बनाइए, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करिए। लेकिन अगर आप पिन करते रहेंगे, पोक करते रहेंगे, तो हमें भी बहुत अच्छी तरीके से न्यू सेंस क्रिएट करना आता है। और इसीलिए कई विश्लेषक कहेंगे कि नैन्सी पेलोसी को अमेरिका के हाथों में भारत खेल रहा है। बिल्कुल नहीं, अमेरिका भी हमारा कोई इतना बड़ा दोस्त नहीं है, रूस की तरह दोस्त नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा रणनीतिक सहयोगी है, मित्र भी है। और ये सारी मित्रता आपकी ताकत पर निर्भर करता है। चीन को मात देना है, चीन को दबाना है, इसलिए भारत उसकी जरूरत है, और भारत डिप्लोमेटिकली उस जरूरत को पूरा करने के लिए अपने हित को साधेगा, चीन को दबाएगा, क्योंकि चीन से हमारी दुश्मनी है, पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, और यही डिप्लोमेसी है। कट्टरपंथियों को बहुत बुरा लगेगा। लेफ्ट लिबरल गैंग, जिसमें कट्टरपंथी भी चेप हो गए हैं, उनको बहुत बुरा लगेगा ये चीन से क्या हो रहा है। हमें बात करनी चाहिए, हमें
दोनों देशों के बीच तिजारत करनी चाहिए। पता नहीं कैसी तिजारत, बम आता है वो तिजारत होती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। और दोनों को बता दिया गया है कि अब हिसाब किताब बराबर करने की बारी आ गई है। हाँ, इसमें डर ज़रूर है, स्थिति आ सकती है कि हमें टू फ्रंट वॉर वन वे, अभी तक टू फ्रंट वॉर की एक रास्ते में ही हम दो फ्रंट पर लड़ें, और ऐसे में हमारे सामने मुश्किलें आएंगी। हम सबको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि शांति के लिए ज़रूरी है कि एक बार इतनी अशांति पैदा कर दी जाए कि दुश्मन भी सोचे कि भैया या तो सहयोग कर लो, समझौता कर लो, अपने अपने जगह पर आके खड़े हो जाओ, अपनी तरह से रहो, हम अपनी तरफ से रहें, और नहीं तो भारत वो नहीं है, ये मोदी के नेतृत्व में बदला हुआ भारत है, बिना मारे छोड़ेगा ही नहीं। और ये बात कट्टरपंथियों को भी नहीं अच्छी लगती। उनको तो ऐसे ऐसे मुद्दे इस देश में उठते रहे हैं, इस देश में बेरोजगारी है, इस देश के लोगों का जीवन स्तर उठाना, बिल्कुल उठाना है, लेकिन जो ऐसा बोलते हैं ना, वो देश के लिए करते क्या हैं? सवाल ये है। इसलिए सही प्रयास के लिए तो खटाखट का यहाँ कंसेप्ट चल जाता है, 8500 रुपये महीना और 1 लाख साल, लोग सब कुछ भूल गए। इतनी छोटी चीज़ों में बांध देना, और उसके बाद लोकतंत्र की दुहाई दे करके इस 140 करोड़ के आवाम की समस्या बताने की बात करना, ये वही लोग बात करते हैं जिन्होंने 60-65 सालों में ऐसा किया है। 10 सालों के प्रयास में उसको हमने मार्क किया है और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे हम, मतलब पार्टी नहीं, हम देशवासी। ऐसी कोई भावना क्रिएट किया है, उसको हराने के लिए 5-5, 7-7 देश के लोग इकट्ठा हो गए, कई जगह से फंडिंग होने लगी, हवाला भी एक्टिवेट हो गया, गल्फ भी एक्टिवेट हो गया, यहाँ बैठे हुए तमाम शांत प्रिय लोग बहुत एक्टिव हैं और बहुत शांत हैं अभी भी। इसलिए उनकी शांति, इस देश में उनकी शांति किसी बहुत बड़ी समस्या के लिए ओर इशारा करती है, क्योंकि वो शांत है ही नहीं है। इसलिए सरकार को बाहरी देशों से, चीन और पाकिस्तान को तो हम देख लेंगे, हमारी सेना और हमारे सुरक्षा बलों पे पूरा भरोसा है। आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत मजबूती की ज़रूरत है और बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। वो जो नाग बैठे हैं कि बस बारिश का पानी हो, बारिश की शुरुआत हो और बिल में पानी जाए, ऐसी स्थिति पैदा कर देनी चाहिए सरकार को कि बिल से सब निकल आए। निकालना ज़रूरी है, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से ही सबका इलाज भी करना है। इसलिए देश अभी भी बहुत ही संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा है। मोदी 3O कोई पचा नहीं पा रहा है, वो जो मोदी को देखना नहीं चाहता, या मोदी के विजन से देश आगे बढ़ रहा है, इसके साथ जनता पूरी तरीके से जुड़ रही है। ऐसे में अभी तो आने वाले समय में छात्रों को, किसानों को, मजदूरों को किस किस अंदाज से और कहां कहां के फंडिंग से बरगलाया जाएगा, इसका आपको अनुमान है या नहीं? कम से कम मुझे है। और ऐसे में जहां जहां से ये गेम हुआ है, उनके सामने न्यूसेंस पैदा कर दिया जा रहा है। मैं न्यूसेंस का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक हम कोई किया उसकी प्रतिक्रिया करते रहे। अब तुमने इतना कर दिया ना, अब हम ये करेंगे, पहले इसको झेलो, इसके बाद देखेंगे। ये एग्रेशन हमारी बहुत ज़रूरत है। रही बात कनाडा, तो वहाँ भी खालिस्तान के झंडे बहुत लहरा रहे हैं। पन्नू हमारे रणनीतिक सहयोगी अमेरिका में गुजर बसर कर रहा है, उस पर भी हमारी पूरी नज़र है। और उसमें ISI का और चीन का क्या लिंक है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। और इसलिए यहाँ के सारे लोग जो इनके दुश्मन हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो पहले से भी दोस्त हैं। इसलिए हम गल्फ के तमाम देशों के सहयोगी हैं, लेकिन इजराइल हमारा अभिन्नतम मित्र है, ये हम अस्वीकार कर ही नहीं सकते। कनाडा हमारा सहयोगी हो सकता है, लेकिन अब हमारे दुश्मनों का अगर सहयोग कर रहा है तो कनाडा को हम चेक एंड बैलेंस करेंगे। अमेरिका भी अगर हमें चाहे कि हम उसकी
सोच के आधार पर अपनी सोच बनाए, ये वो गलतफहमी में है क्योंकि रूस हमारा साथी है। तो ये डिप्लोमेसी जो है ये एग्रेशन वाली है, और ये संभव हुआ है सिर्फ और सिर्फ मोदी के आंख मिला करके बात करने की रणनीति के कारण। और इसलिए कश्मीर में मोदी का योग, हिमाचल में नैन्सी पेलोसी का दलाई लामा से मिलना, और उसके बाद प्रधानमंत्री का नैन्सी पेलोसी और पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करना, चीन पाकिस्तान को सीधा संदेश चला गया है, अब भी मान जाओ, हम मित्र की तरह रहें, अन्यथा सबक तो सिखा कर रहेंगे। और ये तेवर इस देश की जनता को भाता है, और इसी के बलबूते पर मोदी बिना रुके अपने काम को अंजाम देते जा रहे हैं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो प्रतिक्रिया कीजिए, नहीं सहमत हैं, बहुत चिढ़ रहे हैं तो कुछ मत कहिए, चाहें तो इसी तरह की बात करता रहूँगा। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए, नहीं मन हो तो देखिए, सोचिएगा ज़रूर, सच यही है। और इसी कारण ये देश की जनता मोदी को अपने आँखों पर बिठा के रखी है। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारा वीडियो भी लाइक करिए, शेयर करिए, फिर कह रहा हूँ, और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।